प्रिय विद्यार्थियों, महेंद्र का अभिवादन स्वीकार करें। आपका हार्दिक स्वागत है। आपको तिलक का जो वैचारिक दृष्टिकोण है वह अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, ऐसी आपसे अपेक्षा करता हूँ। और आपके अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए, आपके अच्छे ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम आपसे भरपूर इस तरह की भावना रखते हैं कि आप संतुष्ट हों और मेहनत करके इन बिंदुओं को अपने हृदय में रख के अच्छी तरह समझ के अपने को और ज़्यादा अपडेट बनाएं और अपनी जो आगे बढ़ने की गति है या जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में यहाँ तक हो, इस ज्ञान के माध्यम से आप उसको प्राप्त करें। आज हम तिलक के जो अनुदाय है, योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में विचार प्रकट करेंगे। गांधी युग का जो प्रारंभ हुआ 1915 में, और गांधी युग प्रारंभ होने से पूर्व जो 25 वर्षों में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय राजनीतिक चिंतन में यदि किसी व्यक्ति का सबसे अधिक योगदान रहा है तो वो निस्संदेह रूप से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को ही स्थान जाता है। उनका जो व्यक्तित्व है वह अपने आप में बड़ा ही आदर्शवादी, प्रयोगवादी, अनुभववादी, इस तरह से इन अवधारणाओं पर आधारित है। मनोवैज्ञानिक तथ्य है इस बात का कि कथनी से करनी अधिक प्रभाव उत्पन्न करती है। एक तो कहना, एक करना। तो करने की जो प्रबल इच्छा थी वह तिलक में देखी जा सकती है, और इसीलिए वह भारतीय राजनीतिक जो विचारक हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी हुए, उनमें सबसे अधिक अग्रिम पंक्ति में इन्हें ले जाने का पूरा कार्य करती है। भारतीय जनता को तिलक का कोई भी सबसे बड़ा योगदान है तो वह है उनका व्यक्तित्व और उनका चरित्र। इसमें हम जोड़ सकते हैं कि उनका जो कृतित्व है वह भी इसमें, या करने की जो उनकी क्षमता थी, कौशल था, वह अपने आप में एक अद्भुत था, अविस्मरणीय है। उनकी जो उद्देश्य भावना थी, इच्छा की जो शक्ति प्रबल थी, उनका कमजोर शरीर में वज्र के समान कठोर आत्मा आदि सब कुछ उनमें था। इन सब के जड़ में या मूल में जो जीवन का ध्येय था वह मूल रूप से देश की स्वतंत्रता, उसके प्रति इनकी जो भक्ति थी वह अटूट थी, अटल थी, अडिग थी। सरकार से प्रतिशोध की भावना एवं उस प्रतिशोध के बदले कठोर दंड को, यातना को सहन करना, और वो भी सहर्ष, बिना किसी मानसिक तनाव के या शारीरिक किसी प्रकार के कष्ट के कि तत्कालीन सरकार को ऐसा आभास न हो कि तिलक कहीं हमारे द्वारा प्रताड़ित किए गए कार्य से क्लांत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। इस तरह का उनका व्यक्तित्व बड़ा ही आत्मबल भरा था। इसमें हम देखते हैं कि अपने धर्म, अपने देश, इतिहास, संस्कृति पर जो गौरव था, उस मनोभावना को भारी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अपने आप में भरा। वर्षों तक निरंतर परिश्रम करने, मातृभूमि के लिए घोर कष्ट सहन करने का उनका जो व्यक्तित्व और चरित्र है वह विशेष रूप से गंभीरता और उनकी तेजस्विता, ओजस्विता को परिपूर्ण बनाता है। भारतीय युवकों के मन में उनके लिए गहरा सम्मान एवं प्रशंसा की भावना आज भी देखी जा सकती है। अन्य नेताओं की तुलना में उनका जो व्यक्तित्व है वह सर्वथा सबसे ऊंचा एवं दुनिया के जितने भी क्रांतिकारी उनमें
वो सब लघु श्रेणी में आते हैं। इस तरह भारतीय संदर्भ में हम देखते हैं मूल रूप से दिनकर ने इन शब्दों को अपनाया है। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा। वस्तुतः वे गीता के अर्थ में विभूति थे, क्योंकि उनका जो ज्ञान था वह वेद, उपनिषद, गीता एवं मूल रूप से कर्म करने की जो भावना है उस पर आधारित था। राजनीतिक चेतना को जागृत करना, देश की मुक्ति की बात करना, उनके चरित्र और व्यक्तित्व में यह पूरी तरह से समाहित था। उन्होंने योगदान की दृष्टिकोण को हम यहाँ पर जब वर्णित करते हैं तो कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप में मूलभूत जो परिवर्तन की बात कही, उन्होंने सार्वजनिक जीवन में जब प्रवेश किया उस समय कांग्रेस मुख्य रूप से मध्यम वर्ग का एक संगठन था। इस संगठन के सदस्य ब्रिटेन की सहानुभूति और समर्थन की याचना करते रहते थे। तिलक ये चाहते थे कि कांग्रेस की जड़ें जनता के जीवन में व्याप्त हों। तिलक ने निम्न मध्यम वर्ग को और कुछ हद तक साधारण जनता को भी कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का प्रयत्न किया। 1908 में तिलक ने 6 वर्ष के कारावास का समाचार सुनकर देश में अनेक स्थानों पर जनता काफ़ी दुखी हो गई। याचना की पद्धति के स्थान पर स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया जाना इनका प्रमुख ध्येय था। जनता को शांतिपूर्ण जन आंदोलन का मार्ग अपनाना चाहिए। उन्होंने नारा दिया, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के रहेंगे। स्वराज्य प्राप्ति का जो मार्ग बताया वह अपने आप में विदेशी शासन को, उसकी नींव को उखाड़ फेंकने का प्रमुख उद्देश्य था और विदेशी शासन को हम किसी भी सूरत में, किसी भी दशा में सहयोग प्रदान नहीं करें, अर्थात उनका हम असहयोग करें। कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन का जो रूपांतरण कर उसे विदेशी शासन और नौकरशाही के विरुद्ध एक शक्तिशाली मोर्चे में बदलने का जो कार्य किया। फिर है राजनीति के जो पक्ष में जो उनका जो यथार्थवादी विचार था। तिलक कोई आदर्शवादी इस तरह के नेतृत्व करता नहीं थे, न वे स्वप्नदर्शी थे, बल्कि वे यथार्थवादी गहरी सूझबूझ में विशेष विश्वास रखते थे। लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ, स्वशासन से संबंधित कांग्रेस लीग योजना का समर्थन तथा कांग्रेस लोकतांत्रिक दल के घोषणा पत्र आदि से प्रमाणित होता है कि तिलक में अपने समय की समस्याओं को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखने और समझने की क्षमता की जो प्रतिभा थी वह उनमें दिखाई देती थी। सत्य के रूप में हम जब देखते हैं तो आधुनिक भारत का इन्हें कौटिल्य भी कहा गया है। उनका विचार था कि लक्ष्य के श्रेष्ठ होने पर सभी साधन श्रेष्ठ हैं। भारत की स्वतंत्रता को प्राप्त करने का जो साधन है, सभी साधन अपनाए जा सकते हैं। तिलक का कथन था कि महापुरुष सामान्य नैतिक सिद्धांतों से ऊपर होते हैं। गीता के उदाहरण को देते हुए कहा, यदि हम स्वार्थ भावनाओं से प्रेरित नहीं तो अपने गुरुजनों और संबंधियों की हत्या में भी कोई पाप नहीं होगा। जनवरी 1920 में यंग इंडियन को लिखे एक पत्र में तिलक ने लिखा, उनका विचार यह नहीं है कि राजनीति में सब कुछ ठीक होता है, बल्कि उनका विचार केवल यह है कि धम्मपद में प्रतिपादित घृणा पर प्रेम से विजय प्राप्त करने का बुद्धिवादी सिद्धांत सभी परिस्थितियों में नहीं अपनाया जा सकता। यथार्थवादी और निष्काम कर्म के उपदेशक माने जाते हैं। वे महानतम लोकतांत्रिक बिंदु के पक्षधर थे। गांधी जी ने कहा था कि लोकतंत्र के सिद्धांत तथा व्यवहार के प्रति तिलक की भक्ति एकदम आश्चर्यजनक थी। दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता थे, राजनीतिज्ञ थे। 1907 में उन्होंने होम रूल लीग का उल्लेख किया। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को मानते थे। कांग्रेस लोकतांत्रिक दल के घोषणा पत्र में रेल मार्गों के राष्ट्रीयकरण के सिद्धांत को स्वीकार किया और राजनीति को धर्मनिरपेक्षता के आधार पर खड़ा करने की आवश्यकता उन्होंने बताई।
योगदान की जब दृष्टि में हम देखते हैं तो सामाजिक और आर्थिक न्याय की जो विभेदकारी नीति थी उसको उन्होंने प्रेरणा के रूप में जनता के समक्ष रखा कि हम सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का ऐसा समझौता नहीं करेंगे कि जिसमें अन्याय की भावना हो। हम न्याय के प्रबल पक्षधर हैं। प्रारंभ में तिलक के राजनीतिक और आर्थिक चिंतन में पूंजीवादी सामंतवादी व्यवस्था का विरोध करने का तत्व नहीं था। इस तरह से हम देखते हैं कि इनकी जो भावना है वो कंट्रीब्यूशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। धन्यवाद।